हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी वन लाइनर फैक्ट्स के थ्रू। तो अब क्या है कि हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले करेक्शन था लास्ट वीडियो में, जहां मैं यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन बताया था 38 नंबर के पॉइंट में। तो उसमें जो असिस्टेंट सेशन जज था वो अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट था ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, उसके बाद जो ये था इसको काट दीजिएगा, ये गलती से टाइप हो गया था। और उसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में से, यहाँ सेक्शन 9 लिखा हुआ है, सेक्शन 10। तो और जो मैंने, अगर मैं पीडीएफ का शेयर करूंगा किसी भी डिस्क्रिप्शन में, उसमें करेक्शन करके दूंगा। तो इसके बारे में इतना ही था। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, मतलब ये पार्ट नंबर 2 से। तो पार्ट नंबर 2 है कि जो मैजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, मतलब कोई सा भी मैजिस्ट्रेट हो सकता है, वो यहाँ पे खुद अरेस्ट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं अरेस्ट करने के लिए किसी पर्सन को जिसने यहाँ पे कमिट किया ऑफेंस, उनकी प्रेजेंस में। सेक्शन नंबर 44 इसके बारे में बात करता है। फिर नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड। तो कोई भी जो आर्म फोर्सेस का मेंबर है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब भी वो कुछ कर रहा है यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, जब तक कि यहाँ पे वो कंसेंट नहीं ले लेते, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब क्या है कि अगर आर्म फोर्सेस के मेंबर को अरेस्ट करना है तो कम से कम पहले क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेक्शन 45 में, तभी अरेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो वुमेन है, वुमेन को क्या होता है कि सिर्फ वुमेन को वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और बिफोर सनसेट और सॉरी आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज उसको अरेस्ट नहीं करा जा सकता। लेकिन अब क्या है कि केस था जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें ये हेल्ड किया गया था कि इवन मैन को, अगर मतलब मैन भी कर सकता है इफ नेसेसरी ड्यू सर्कमस्टेंसेस, वो भी अरेस्ट कर सकता है किसी वुमेन को ड्यूरिंग डे लाइट में, लेकिन दिन में ही करना पड़ेगा मतलब। फिर लिखा हुआ है कि नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, जो मैंने आपको बताया, मतलब वही वही बताया हुआ है इसमें। और ये एडिट हुआ था इन सेक्शन 46 के 4 में ऑफ सीआरपीसी 2005 के अमेंडमेंट में। हाउएवर शी कैन बी अरेस्टेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस विद द प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा हुआ है तो पूरी तरीके से कोई अरेस्ट कर ही नहीं सकता आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। इसमें क्या होता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं, लेकिन प्रायर परमिशन चाहिए पड़ेगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। सेक्शन 50 बताता है कि जो पर्सन यहाँ पे अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को, और उसका अगर कोई राइट टू बेल होगा तो वो भी उसको बता दिया जाएगा। और इफ अरेस्ट इज मेड फॉर बेलेबल ऑफेंस, आप 4 कर लीजिएगा। तो हाउएवर इफ देयर इज नो compliance of this provision, then it shall render arrest in detention of the person concerned illegal। तो उसका जो अरेस्ट होगा, अगर उसको ये सब चीजें नहीं बताएगी कि उसका, उसने जब बेलेबल ऑफेंस किया था, और अगर उसको ये दोनों चीजें नहीं बताई गई कि उसका राइट टू बेल है या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है, तो यहाँ पे उसका जो डिटेंशन होगा अरेस्ट का, वो इलीगल माना जाएगा। और वो यहाँ पे अनेबल कर देगा पर्सन को कि वो यहाँ पे हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर सकता है अपने रिलीज के लिए, कर सकता है या करवा सकता है, जो भी है। और फिर उसके बाद सेक्शन 53 की बात करें तो यहाँ पे सीआरपीसी प्रोवाइड करता है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल पेटिशन। तो मेडिकल पेटिशनर का यहाँ पे एक्यूज का एग्जामिनेशन होता है सेक्शन 53 में, एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है। Here there is a reasonable ground of believing that the examination of person will afford examination as to the commission of offense। तो ये कब होता है कि जब यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ बिलीविंग है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होगा पर्सन का, वो यहाँ पे कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में कुछ एविडेंस वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन जनरली ये होता ही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कभी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद पुलिस के पास क्या होता है कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट देता है तो 7 साल का देता है, ओ सॉरी 7 दिन का देता है, मैंने क्या बोल दिया था, 7 दिन का देता है। और अगर कोई वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का है, वो 15 दिन की भी यहाँ पे कस्टडी दे सकता है पुलिस को। तो पुलिस अपनी कस्टडी में क्या होती है कि थोड़ी रिमांड वगैरह करती है, मतलब एक्यूज को मार सकती है पुलिस, थोड़ा बहुत मारती है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर 53A जो है वो टॉक्स अबाउट करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल पेटिशनर। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन का मेडिकल पेटिशनर के थ्रू होता है, लेकिन किसमें, मतलब जो एक्यूज ऑफ रेप होगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर होता है ये भी। फिर लिखा हुआ है कि व्हेन
any person is arrested, he shall be examined by the medical petitioner इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी एग्जामिनेशन कौन करेगा, कौन सा मेडिकल ऑफिसर करेगा, तो जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है। फिर 54 ये बताता है कि जो मैजिस्ट्रेट भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन जो अरेस्ट किया गया है वो सब्जेक्ट करे अपने आप को आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब मैजिस्ट्रेट यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं 54 ए में कि वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन के लिए वो करे, मतलब आइडेंटिफिकेशन परेड। मतलब क्या होता है कि जब एक्यूज किसी को भी ना नोन नहीं हो कि कौन था, लेकिन उससे जो मिलते जुलते लोग हैं उनको वहां पे एक साथ रख के आइडेंटिफिकेशन परेड करवाते हैं अलग अलग पर्सन के द्वारा। अगर वो आइडेंटिफाई किसी सेम पर्सन को करते हैं तो समझा जाता है कि यही पर्सन है जो सस्पेक्टेड है। फिर इट इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। तो यहाँ पे 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट के अंदर उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के पास, ये मैंडेटरी है। सेक्शन 57 इसके बारे में बताता है। फिर लिखा हुआ है इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी, अब कोई भी पर्सन अगर लॉफुल कस्टडी में है और वो पर्सन एस्केप कर देता है, जिसकी कस्टडी से वो एस्केप करता है वो इमीडिएटली उसको परस्यू कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है एनी प्लेस इन इंडिया में। मतलब जिस पर्सन की कस्टडी से वो भाग रहा है वो पर्सन उसको कहीं भी जाके परस्यू कर सकता है, मतलब पीछा कर सकता है और उसको अरेस्ट कर सकता है किसी भी प्लेस ऑफ इंडिया में। फिर जो भी समन्स है वो यहाँ पे इशू की जाती है इन राइटिंग डुप्लीकेट और साइन की जाती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एंड जो भी अदर ऑफिसर होते हैं ऑथराइज उनके द्वारा, और उसमें बियर होता है सील ऑफ कोर्ट, ऐसा सेक्शन 61 बताता है। फिर सेक्शन 62 बताता है कि समन में भी सर्व बाय पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे समन जो है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया सकती है या फिर ऑफिसर ऑफ कोर्ट के द्वारा किया सकती है या फिर ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया सकती है। सेक्शन 62 के बारे में बताता है। तो समन कौन कौन सर्व कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कर सकता है या फिर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कर सकता है या फिर ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। फिर जो सर्विस ऑफ समन्स है यहाँ पे अगर किसी कॉर्पोरेट बॉडीज को करना है, सोसाइटी जो भी मे बी इफेक्टेड बाय, तो यहाँ पे अगर सर्विस हमें करना है समन्स की किसी कॉर्पोरेट बॉडीज को तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ऑन सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन है उनको कर सकते हैं, और बाय लेटर साइंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया। या फिर मतलब क्या है कि लेटर जो सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन जो भी इंडिया में है उसको। तो मतलब यहाँ पे दो तरीके की सर्विस होती है, अगर सर्विस करना है कॉर्पोरेशन को तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन है उसको कर सकते हैं, या फिर एक लेटर सेंड कर सकते हैं पोस्ट से एड्रेसेस करके चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया जो है उसको। फिर लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ पे पर्सन समन किया गया है और कांट बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड, तो यहाँ पे सर्विस समन्स में बी सर्व बाय गिविंग इट सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली रिसाइडिंग विथ हिम इन डुप्लीकेट। तो क्या होता है कि जब भी समन्स किसी को सर्व करना थी और ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी वो यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं किया था क्योंकि वो फाउंड नहीं हो रहा जो पर्सन है, तो इसको उस तरीके से सर्व किया जा सकता है कि हम इसको किसी एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को दे देंगे जो कि रिसाइड करता है उस पर्सन के साथ। सेक्शन 64 के बारे में बात करता है। फिर जो यहाँ पे सर्वेंट होगा वो यहाँ पे मेंबर नहीं माना जाएगा, मेंबर ऑफ फैमिली 64 में ही मेंबर नहीं माना जाएगा फैमिली का। फिर वेयर समन्स कान बी सर्व, अब यहाँ पे अगर क्या होता है कि जो मतलब समन्स है वो सर्व नहीं हो पा रही सेक्शन 62, 63, 64 में, तो जो यहाँ पे सर्विंग ऑफिसर है वो अफेक्ट करता सकता है समन्स को डुप्लीकेट में टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस में। तो मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे 62, 63 और 64 में जो बताया हुआ है वो यहाँ पे समन उस तरीके से सर्व नहीं हो पा रही, जो सर्विंग ऑफिसर है वो अफिक्स कर देगा यहाँ पे समन्स को डुप्लीकेट जो है उसके किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट जो उसका हाउस होगा, मतलब हाउस के बाहर चिपका देगा, ऐसा 65 सेक्शन बताता है। फिर लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको समन सर्व की गई और वो एक्टिव सर्विस में है गवर्नमेंट की, तो समन क्या पे सेंड की जा सकती है
टू द हेड ऑफ द ऑफिस को। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन को समन करना है और वो यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की सर्विस में है, तो उसके जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा उनको दे दिया जाएगा। सेक्शन 66 की बात करता है, सिंपल सी बात है। फिर जो एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट है वो इशू किया जाएगा बाय द कोर्ट, और वो इन राइटिंग में होना चाहिए और शैल बी साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए ऑफ द कोर्ट, और उसमें बियर होना चाहिए कोर्ट की सील भी। तो ये सेक्शन 70 बताता है इसके बारे में। फिर जो पुलिस ऑफिसर है, अदर पर्सन है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को ऑफ अरेस्ट को, तो वो नोटिफाई करेगा सब्सटेंस जो भी है वारंट की उस पर्सन को जिसको वो अरेस्ट कर रहा है, जिसको वो अरेस्ट करने जा रहा है। एंड इफ रिक्वायर्ड शैल बी शोन हिम द वारंट। तो क्या होता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर है जो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने आ रहा है वारंट को, वो यहाँ पे वारंट सब्सटेंस उस पर्सन को बताएगा जिसको वो अरेस्ट कर रहा है, और अगर पर्सन देखना चाहता है तो उसको दिखा भी दिया जाएगा वारंट। ये सेक्शन 75 बात करता है। सेक्शन 77 है यहाँ पे, वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है एट एनी प्लेस इन इंडिया में। फिर लिखा हुआ है कि कोई पर्सन अगर अवॉइड कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट को, तो उसको यहाँ पे प्रोक्लेम एब्सकॉन्डेड मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 82 में। फिर जो प्रोक्लेम हुआ है अंडर सेक्शन 82 के वन में, तो उस पर्सन को रिक्वायर किया जा सकता है पर्सन को कि वो अपीयर हो, मस्ट बी पब्लिश गिविंग नॉट लेस देन 30 days टाइम टू पर्सन कंसर्न। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, तो यहाँ पे रिक्वायर किया था उस पर्सन को पब्लिश किया जाता है उसके बारे में, और उसको 30 days का टाइम दिया जाता है कि वो अपीयर हो सकता है स्पेसिफाइड प्लेस पे स्पेसिफाइड टाइम में। फिर यहाँ पे है कि इन ऑर्डर टू कंपील अपीयरेंस ऑफ सच पर्सन, अब यहाँ पे उस पर्सन को अपील कंपील करने के लिए उसके अपीयरेंस को, जो कि एब्सकॉन्ड हुआ है इन स्पाइट ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट बीइंग इशूड अगेंस्ट हिम। जब मतलब यहाँ पे क्या है, किसी पर्सन को यहाँ पे कंपील करने के लिए वो अपीयर हो, जैसे वो भाग गया है, तो जब उसका अरेस्ट ऑफ वारंट हमने इशू किया उसके बावजूद भी बीइंग इशूड अगेंस्ट हिम, उसके बाद भी वो यहाँ पे मतलब एब्सकॉन्डेड है, मतलब भागा हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी को ऑर्डर किया जा सकता है अटैच करने के लिए साइमल्टेनियसली द इंस्टेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 में। So provide that the court is satisfied that such person is about to dispose of the whole or any part of the property। कि वो जो मतलब, लेकिन इसमें क्या है कि कोर्ट साइमल्टेनियसली उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रोक्लेम ऑफेंडर की ये अटैच तो कर सकती है, लेकिन क्या होगा कि उसके पहले कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद को कि जो पर्सन है वो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर देगा या तो होल या किसी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को, या फिर वो रिमूव कर देगा होल या किसी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को लोकल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट से। तो सेक्शन 83 बात करता है। फिर अटैचमेंट ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू ऑफ जो है स्टेट गवर्नमेंट का ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, तो वो किसके थ्रू होगा, तो शैल बी थ्रू कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होगा वेयर लैंड इज सिचुएटेड। तो अब हमें किसी ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच करना होगा अगर जो लैंड रेवेन्यू पे करती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसकी अटैचमेंट किस तरीके से होगी, कलेक्टर के थ्रू होगी जो उस डिस्ट्रिक्ट का है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ऐसा 83 का 4 सब क्लॉज बताता है, सब सेक्शन बताता है। फिर जो 83 का फर्स्ट का ए बी है वो यहाँ पे बता सकता है कि कोर्ट जो है, मतलब यहाँ बताता है कि कोर्ट जो है वो यहाँ पे प्रोक्लेम ऑर्डर को अटैचमेंट को साइमल्टेनियसली भी कर सकती है। मतलब यहाँ पे प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली भी हो सकती है, हमने अभी ऊपर पढ़ा ही है इसके बारे में। फिर अ पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन, यहाँ पे कोई पर्सन है प्रोक्लेम पर्सन के अलावा, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकता है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। और कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अलावा कोई पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अटैच कर ली गई होगी, तो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट के बाद वो क्या कर सकता है, ऑन द ग्राउंड दैट सच क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, कि वो आके बता सकता है कि इस प्रॉपर्टी पे तो मेरा इंटरेस्ट है, ऐसा वो क्लेम कर सकता है। मतलब किसी सपोज करिए कि कोर्ट ने प्रोक्लेम कर दी किसी प्रॉपर्टी को, पता चला कि प्रॉपर्टी एक्यूज की ना होके या प्रोक्लेम ऑफेंडर की ना होके किसी अदर पर्सन की थी, तो यहाँ पे क्लेमेंट जो है 6 month के अंदर यहाँ पे आ सकता है। और अगर उसके क्लेम और ऑब्जेक्शन है उसको डिसअलाउ किया गया है, तो वो सच क्लेम कर सकता है विद इन 1 year फ्रॉम सच ऑर्डर, वो उसके 1 साल के अंदर इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट अपने राइट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए जो वो क्लेम कर रहा है सेक्शन 84 में। फिर जो प्रोक्लेम पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अटैच की गई है, वो क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड्स को अपीयर
होने के बाद विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। तो प्रोक्लेम पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अटैच कर लिया गया था और उसकी जो प्रॉपर्टी या तो उसको सेल कर दिया गया था, तो वो अपीयरेंस होने के बाद भी 2 साल तक, 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल के अंदर आके वो क्लेम कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो उसकी प्रॉपर प्रोसीड्स मिल जाएंगे, मतलब जो उसको बेचने के बाद जो पैसा मिला होगा कोर्ट को, गवर्नमेंट को। या फिर अगर प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी तो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, लेकिन 2 साल के अंदर आके। फिर लिखा हुआ है कोर्ट यहाँ पे एम्पावर है यहाँ पे इशू करने के लिए समन फॉर अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। तो वो आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग, तो यहाँ पे रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करके वारंट कर सकती है ऑफिस अरेस्ट, आइदर बिफोर इशूइंग समन्स और आफ्टर इशूइंग द सेम, but before the time fixed for his appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons, or if he fails to appear and the summons is proved to have duly served at the time of his appearing in accordance therewith. So no reasonable excuse is offered for such delay. तो क्या होता है जनरली कि यहाँ पे समन्स इशू की आती है किसी पर्सन को बुलाने के लिए, तो वो उसके साथ साथ अपने रीजंस को रिकॉर्ड करके राइटिंग में यहाँ पे वारंट भी इशू कर सकती है किसी के खिलाफ, या फिर समन्स इशू करने के पहले उसके खिलाफ वारंट इशू कर सकती है बिफोर टाइम फिक्स फॉर इस अपीयरेंस, मतलब उसके टाइम जो फिक्स है अपीयर होने के उसके पहले। अगर कोर्ट के रीजंस लगता है कि वो पर्सन यहाँ पे एब्सकॉन्ड हो सकता है, या फिर यहाँ पे वो ओबे नहीं करेगा समन्स को, या फिर वो फेल हो गया है यहाँ पे अपीयर होने के बाद समन्स उसको ड्यूली सर्व हो जाने के बाद भी, जो उस टाइम पीरियड में उसको अपीयर होना था इन अकॉर्डेंस विद, और उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं है उस डिले का। तो ये बात करता है सेक्शन 87। फिर समन्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट भी वो उसको इशू किया जा सकता है टू पर्सन हुज पोजेशन दे आर। सर 91 बताता है कि अगर किसी पर्सन के पोजेशन में डॉक्यूमेंट है तो उसको डॉक्यूमेंट वगैरह लाने के लिए भी समन्स भेजा जा सकता है। फिर 91 जो है वो एक्सक्यूज पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा। फिर कोर्ट के पास है ये पावर, एम्पाउंड कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी प्रोड्यूस किया गया है उसके पास। फिर लिखा हुआ है पर्सन जिसको यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया था मेनली प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट या थिंग अंडर सेक्शन 91 में, वो या तो पर्सनली अटेंड कर सकता है कोर्ट, या फिर वो डॉक्यूमेंट को और थिंग को प्रोड्यूस करवा सकता है किसी और के द्वारा भी। मतलब क्या होता है कि किसी से कहा है कोर्ट ने सिर्फ डॉक्यूमेंट या कुछ थिंग मंगवाया 91 का समन भेज के, तो पर्सन या तो खुद भी आ सकता है कोर्ट में या किसी को थ्रू भी भिजवा सकता है। अब यहाँ पे 92 ऑफ सीआरपीसी यहाँ पे लेट डाउन करता है प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि 92 में यहाँ पे प्रोसीजर बताया हुआ है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की हमको प्रोडक्शन करवाना है जो कस्टडी यहाँ पे पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी की है, तो वो अलग है। फिर कोर्ट यहाँ पे इशू कर सकता है सर्च वारंट फॉर डॉक्यूमेंट और थिंग, बट ओनली कौन कौन कर पाएगा यहाँ पे अगर 92 की बात हो रही है, मतलब जो टेलीग्राफ या पोस्टल अथॉरिटी के पास था, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है, वो ग्रांट कर सकते हैं अ वारंट टू सर्च अ डॉक्यूमेंट पार्सल थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी जो है। फिर एनी कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है यहाँ पे सर्च वारंट फॉर डॉक्यूमेंट और थिंग। ये रिपीट ही हो गया पूरा, कोई बात नहीं। तो एक मिनट, मुझे ये 93 को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, एक मिनट में 93 को क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 93 में मुझे लगता है एक दो जन को और पावर होगी। एक मिनट, हाँ शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो।
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके अलावा क्या होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन भी है और हाई कोर्ट भी है, वो यहाँ पे इशू कर सकते हैं 92 में। अब 93 में क्या है, 93 को भी अच्छे से देख लेता हूँ। तो 93 में क्या बताया हुआ है कि व्हेन द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, कि जो भी पर्सन है जिसको समन इशू किया गया 91 में और वो रिकॉग्निशन किया गया है 91 के सब सेक्शन 1 में या फिर सब 92 में, और वो यहाँ पे विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग जो कि रिक्वायर है रिकॉग्निशन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्च वारंट इशू कर सकता है। मतलब और कोर्ट को ये भी नहीं मालूम है कि किसके पोजीशन में वो है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह। तो यहाँ पे कोर्ट अगर नेसेसरी लगता है इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के लिए, तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है कि जनरल या स्पेशल इंस्पेक्शन करा सकता है और इशू कर सकता है सर्च वारंट। और जो भी पर्सन है यहाँ पे जिसको यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है वारंट में, वो पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट पे जाके क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, और जो भी पर्सन चार्ज किया गया एग्जीक्यूशन करने के लिए वारंट को, वो सर्च कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, जो भी पार्ट वहां पे स्पेसिफाई है। फिर नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज द मैजिस्ट्रेट अदर देन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू ग्रांट वारंट ऑफ सर्च और डॉक्यूमेंट पार्सल ऑफ थिंग पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही था। मतलब क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करवाने के लिए 92 में जो प्रोड्यूस करवाने के लिए था, जो मैंने यहाँ पे 92 में बताया, तो 92 में प्रोड्यूस करवाने के लिए तो कोई भी बोल सकता है यहाँ पे। मतलब 92 में कौन कौन रहेंगे यहाँ पे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह तो रहेंगे ही, और उनके साथ साथ कोर्ट ऑफ सेशन भी रहेगा या हाई कोर्ट भी रहेगा, तो ये लोग कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे सर्च वारंट करना है 93 का, तो 93 के यहाँ पे जो है वो 93 के 3 में दिया हुआ है, तो वो केवल यहाँ पे कौन कर पाएगा, अगर पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पे सर्च करना है, तो यहाँ पे केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब डीएम और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहेंगे, याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 93 a सर्च वारंट इज इशूड। 93 में ये सर्च वारंट इशू किया जा सकता है यहाँ पे। फिर जो सर्च वारंट इशू होता है 93 के अंदर, वो कैन ऑल्सो बी इशूड इन केसेस वेयर द कोर्ट हैज नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन पोजेशन ऑफ अ पर्सन। तो 93 का जब यहाँ पे वारंट तभी इशू किया जा सकता है जब कोर्ट को खुद नॉलेज नहीं हो कि डॉक्यूमेंट और थिंग जो है वो किसकी पोजीशन में है। अब जो डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फीचर होता है अंडर सेक्शन 95 में होता है, वो उसको सेटिस्फाइड कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट कर सकता है। अब जो एप्लीकेशन है होता है यहाँ पे हाई कोर्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फीचर जो हुआ है वो मस्ट भी होना चाहिए विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो हुआ सच डिक्लेरेशन इन द ऑफिशियल गैजेट में। ऐसा सेक्शन 96 बताता है। फिर 97 बताता है कि सीआरपीसी रिजेंबल्स करता है, मतलब सेक्शन 97 जो है वो यहाँ पे रिजेंबल्स करता है कि रेट ऑफ हैवियस कॉर्पस की जैसा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सर्च ऑफ एबडक्टेड पर्सन का होता है 97 में, मतलब सॉरी सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो यहाँ पे एक तरीके से हेवियस कॉर्पस ही हो गया, तो यहाँ पे सेक्शन 97 के बारे में बात करता है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं किसी पर्सन को कि वो रेस्टोरेशन करे एबडक्टेड फीमेल्स का। तो एबडक्टेड फीमेल्स का जो यहाँ पे होता है ये रिस्टोरेशन, वो 98 में होता है। 98 में ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, तो डीएम कर सकते हैं, एसडीएम कर सकते हैं, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकते हैं किसी भी एबडक्टेड फीमेल का। फिर जो भी यहाँ पे सर्च होगा अंडर सेक्शन 100, तो यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट और रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स होंगे लोकेलिटी के, वो विटनेस करेंगे सर्च को एंड मस्ट बी कॉल्ड, और उनको बुलाया जा सकता है। और जो सर्च मेमो होगा वो यहाँ पे साइन किया जाएगा विटनेसेस के द्वारा, विटनेसेस टू सर्च जो थे।
and the assistant attendance of the occupant of the place during the search is also necessary. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे 100 वाला सर्च होता है तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेबल इन एविडेंस ऑफ द लोकेलिटी को बुलाया जाता है कि वो विटनेस करेंगे सर्च को, जब भी उनको बुलाया मतलब जिनको बुलाया गया, और वो यहाँ पे सर्च मेमो पे साइन करेंगे उस चीज के। और फिर उसके बाद जो अटेंडेंस है यहाँ पे ऑक्यूपायर ऑफ द जो प्लेस होगा उसकी भी यहाँ पे नेसेसरी रहेगी। फिर जो पावर होगा यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का सीज करने के लिए प्रॉपर्टी बाय वर्ची, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो सेक्शन 102 में दिया हुआ है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास पावर होगा कि सीज कर सकते हैं कुछ प्रॉपर्टी को 102 में, जो कि उनको यहाँ पे लगता है कि वो यहाँ पे सस्पेक्टेड है कि वो स्टोलन है, या फिर है फाउंड अंडर सस्पिशन, मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस में कि वो यहाँ पे किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस को करके ली गई है, ऐसा यहाँ पे 102 बोलता है। फिर 103 जो सेक्शन है बताता है कि कोई भी जो मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस, कि वो अपने प्रेजेंस में सर्च करवा सकता है किसी प्लेस का, या फिर वो क्या कर सकता है कि सर्च करवा सकता है जिस उस प्लेस को जो कि वो जिसके लिए वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट है इशू करने के लिए सर्च वारंट। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि सर्च अपने प्रेजेंस में भी करवा सकता है किसी प्लेस का, या फिर वो कर सकता है कि किसी कॉम्पिटेंट जिसके लिए वो यहाँ पे है वारंट वगैरह इशू करने के लिए सर्च वारंट, तो उस प्लेस को वो सर्च करवा सकता है। फिर जो टर्म है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वो यहाँ पे डिफाइंड है सेक्शन 105A में। अब अंडर सेक्शन 106 जो है जो प्रोविजन है यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर द कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन वो यहाँ पे एग्जिस्ट होती है, जो पावर होती है रिलीज करने के लिए ऑफेंडर को ऑन सिक्योरिटी, वो किसके पास होती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड एक तरीके से सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के लिए मांग सकते हैं, जब भी कन्विक्शन होती है उसके बाद यहाँ पे उसको रिलीज किया जा सकता है, तो वो किसके पास होती है, तो यहाँ पे वो होती है सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एपिलेट और रिविजनल कोर्ट को होती है ये पावर। फिर जो पीरियड फॉर सिक्योरिटी जो भी टेकन की जा सकती है सच पर्सन को फॉर कीपिंग द पीस, वो यहाँ पे 3 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती 106 की बात करें तो। फिर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो भी यहाँ पे एम्पावर है, लेकिन वो मतलब वो यहाँ पे कहाँ पे 107 में एम्पावर है कि वो यहाँ पे सिक्योरिटी ले सकता है किसी पर्सन से फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस में, और जो टाइम पीरियड होगा सिक्योरिटी का वो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 108 ऑफ सीआरपीसी है उसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अगर यहाँ पे कहीं भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि कोई पर्सन है यहाँ पे वो यहाँ पे डिसेमिनेट है सेडिशियस मैटर से रिलेटेड, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे सिक्योरिटी ले सकते हैं गुड बिहेवियर उस सस्पेक्टेड पर्सन से। द टाइम पीरियड ऑफ जो भी सिक्योरिटी जिसके लिए ली जाएगी वो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन फिर जो सेक्शन 109 ऑफ सीआरपीसी है वो बताता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है जब भी उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली किसी पर्सन से कि उनको लगता है कि किसी ने यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो वो यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर ले सकते हैं उस सस्पेक्टेड पर्सन से। मतलब यहाँ पे जो जिसको यहाँ पे लगता है उनको कि यहाँ पे उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है, तो उससे यहाँ पे ले सकते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के लिए फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पे ऊपर सेडिशियस पर्सन था और यहाँ पे 109 एक बार फिर भी मुझे देख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिससे। हाँ, तो मतलब यहाँ पे क्या कोई भी पर्सन अपने आप को यहाँ पे कंसील कर रहा है जिससे वो यहाँ पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर पाए, या मतलब उसको यहाँ पे रीजनेबल इन्फॉर्मेशन है किसी ने यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो उससे सस्पेक्टेड पर्सन से बॉन्ड ले सकते हैं, और जो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा बॉन्ड का वो भी 1 साल का ही होगा। फिर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है अगर उनको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है उनके लोकल जुरिडिक्शन में, तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे सिक्योरिटी ले सकते हैं गुड बिहेवियर के लिए सच हैबिचुअल ऑफेंडर से। और जो टाइम पीरियड होगा यहाँ पे वो टाइम पीरियड हो सकता है नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल तक का यहाँ पे हैबिचुअल ऑफेंडर से बॉन्ड लिया जा सकता है, मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा।
फिर लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन है जिसके यहाँ पे जिसके अगेंस्ट यहाँ पे ऑर्डर हुआ है, जिससे रिकॉग्निशन मांगी गई यहाँ पे सिक्योरिटी इस मेड अंडर सेक्शन 106, जैसे 106 में यहाँ पे सिक्योरिटी मांगी गई है, या फिर 117 ऑफ सीआरपीसी में, जब भी यहाँ पे एट द टाइम ऑफ ऑर्डर मेड, और अगर वो अंडर गॉन है यहाँ पे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो जो पीरियड होगा फॉर विच द सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, वो कब शुरू होगा, शैल कमेंस ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच सेंटेंस। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी को भी 106 या 117 सेक्शन, मतलब 106 या 117 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के लिए यहाँ पे बॉन्ड वगैरह भरवाया गया, तो उसका बॉन्ड कमेंस कब से होगा, अगर वो कन्विक्शन पे है, मतलब किसी इम्प्रिजनमेंट काट रहा है किसी सेंटेंस के लिए, तो जब उसका इम्प्रिजनमेंट खत्म होगा तब से यहाँ पे इसका बॉन्ड का टाइम पीरियड चालू होगा। फिर पेनल्टी अंडर सिक्योरिटी बॉन्ड कैन नॉट बी रिमीटेड, तो यहाँ पे जो पेनल्टी ली आती है सिक्योरिटी बॉन्ड में, उसको रिमीट नहीं किया जा सकता। फिर जो ऑर्डर है यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अंडर सीआरपीसी, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पे फाइल किया जा सकता है। फिर जो भी ऑर्डर पास किया जाता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, उसको चैलेंज किया जा सकता है बाय सक्सेसफुल पार्टी बाय फाइलिंग अ रिवीजन आइदर बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो जो भी पार्टी यहाँ पे एक तरीके से अनसक्सेसफुल हुई है, वो 125 में जो ऑर्डर पास हुआ उसके यहाँ पे उसके अगेंस्ट वो रिवीजन फाइल कर सकती है, या तो हाई कोर्ट या सेशन जज के पास। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी वाइफ यहाँ पे एंटाइटल नहीं होगी रिसीव करने के लिए मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, अगर यहाँ पे वो एडल्ट्री में है, रहती है, या फिर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब कि या तो वो एडल्ट्री कर रही है या फिर वो सेपरेट रह रही है म्यूचुअल कंसेंट से, और या फिर वाइफ जो है यहाँ पे विदाउट सफिशिएंट रीजन की वो रिफ्यूज करती है अपने हस्बैंड के साथ लिव, मतलब रहने से, अपने हस्बैंड के साथ रहने से बिना सफिशिएंट कॉज के वो मना कर देती है। फिर जो वाइफ है अंडर सेक्शन 125, उसमें इंक्लूड होता है डिवोर्स वाइफ, वाइफ हु इज नॉट रीमैरिड, तो यहाँ पे क्या होता है कि वाइफ में डिवोर्स वाइफ भी आ जाती है जब तक कि वो रीमैरिड नहीं हो जाती। अब जब रीमैरिड हो जाएंगी तो फिर वो अपने दूसरे हस्बैंड से मांगेंगी जो बाद का हस्बैंड है। फिर जो यहाँ पे खेमचंद ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात था, उस केस में यहाँ पे हेड किया गया था कि जो सेकंड वाइफ वाइफ ऑफ अ पर्सन है whose first wife is alive cannot claim maintenance अंडर सेक्शन 125। तो क्या होता है कि किसी वुमन ने किसी पर्सन से दूसरी शादी की है, मतलब उसकी पहली बीवी होने के बाद भी किसी वुमन ने यहाँ पे दूसरी शादी कर ली उस हस्बैंड से जो दूसरी वाइफ है, अगर उसकी पहली वाइफ जिंदा है तो वो दूसरी वाइफ यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएगी। फिर यहाँ पे सविता बेन सोमा भाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो है, उसमें क्या हुआ था हेल्ड की ओनली लीगली वेडेड वाइफ जो है, मतलब जिसने यहाँ पे कानूनी तरीके से शादी की होगी, वो यहाँ पे कैन क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अंडर 125 ऑफ सीआरपीसी में। फिर यहाँ पे जो है बोथ सन एंड डॉटर्स आर लाइबल अंडर सेक्शन 125 फर्स्ट डी सीआरपीसी फॉर द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ देयर पेरेंट्स हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सन और डॉटर है यहाँ पे दोनों लोगों की लाइबिलिटी रहेगी 125 के डी में, कि वो मेंटेनेंस दे अपने पेरेंट्स को जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने विजया मनोहर अब्रत वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई इस वाले केस में हेल्ड किया था कि जो मैरिड वुमेन है, सॉरी मैरिड डॉटर जो है, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट, उनके पास यहाँ पे सफिशिएंट मीन्स है, तो वो भी यहाँ पे, मतलब उनके पास यहाँ पे जो भी, मतलब जो मैरिड डॉटर है उनके पास यहाँ पे सफिशिएंट मीन्स है खुद के, तो वो यहाँ पे लायबल हो जाएंगे मेंटेन करने के लिए अपने पेरेंट्स को अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में। फिर जो यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम अमाउंट नहीं है जिसका मेंटेनेंस यहाँ पे दिया जाता है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं मंथली अलाउंस देने के लिए ऑफ द मेंटेनेंस जो भी उनको डीम प्रॉपर लगता है इन द केस, मतलब जिस केस में उनको डीम प्रॉपर लगता है वो उस तरीके से।
फिर जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ 500 रुपीज है वो कुड बी पेड टू वाइफ इन द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, वो रिमूव कर दिया गया था 2001 के अमेंडमेंट से। मतलब यहाँ पे 2001 तक 500 रुपए की लिमिट थी यहाँ पे जो मेंटेनेंस दिया जाता था, उसको 2001 में रिमूव कर दिया गया। फिर यहाँ पे डिवोर्स वाइफ है वो यहाँ पे जो हु इज रीमैरिड इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो जो डिवोर्स वाइफ थी अगर उसने रीमैरिज कर ली है तो यहाँ पे वो अपने पुराने पति से तो नहीं मांग पाएगी ना, सिंपल सी बात है 125 का। फिर यहाँ पे जो मोहम्मद अहमद खान था वर्सेस शाह बानो बेगम का केस था, उसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो सेक्शन 125 है ये एप्लीकेबल होता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है भले ही उनका कोई भी रिलीजन हो। ऐसा अहमद शाह वर्सेस शाह बानो बेगम केस में हेल्ड हुआ था। सॉरी, अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस में। फिर जो अंडर सेक्शन 125 है तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वो यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है उनको पावर है वो इंटरिम मेंटेनेंस भी दे सकते हैं, मतलब जो टाइमिंग के लिए रहता है, एक्सपेंसेस एंड प्रोसीडिंग्स का जो लगता है उसको। फिर जो इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है वो यहाँ पे एंटाइटल नहीं हुआ क्लेम करने के लिए मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। तो यहाँ पे केवल लेजिटिमेट मांग सकते हैं, लेजिटिमेट जो माइनर चाइल्ड है वो यहाँ पे एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए सेक्शन 125 में। तो जो भी ऑर्डर होता है यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ इंटरिम अलाउंस वो कैन भी कैंसिल किया जा सकता, मतलब उसको कभी भी कैंसिल किया जा सकता है अंडर सर्कमस्टेंसेस जो भी स्टेटेड है 125 के 5 में। 1 मिनट, हाँ। एक मिनट वेट करिएगा। तो यहाँ पे जो मतलब ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम अलाउंस है उसको कैंसिल तो किया जा सकता है, लेकिन अंडर सर्कमस्टेंसेस जो है वो सेक्शन 125 के 5 में मुझे लग नहीं रहा है कि बताए गए हैं। हाँ, लेकिन कैंसिल करने का यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर प्रूफ कर देता है कोई पर्सन कि उसकी जो वाइफ है जिसने यहाँ पे जिसके फेवर में ऑर्डर इशू किया गया है वो यहाँ पे एडल्ट्री में रहती है, या फिर विदाउट सफिशिएंट रीजंस के वो रिफ्यूज कर रही है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, या फिर वो सेपरेटली रहती है म्यूचुअल कंसेंट से, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सही है। फिर जो पीरियड यहाँ पे लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस का है अंडर सेक्शन 125 में, वो यहाँ पे 1 ईयर है। जब भी यहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ विच इट बिकम्स ड्यू, तो यहाँ पे जब भी क्या होता है कि मेंटेनेंस आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कब तक करा सकते हैं? 1 ईयर तक करा सकते हैं जब भी वो ड्यू हुआ था। मतलब सपोज करिए कि जैसे आज एक तारीख है, बस सपोज करिए 1 दिसंबर आज डेट है, 1 दिसंबर 2022। अब यहाँ पे आपको अगर एग्जीक्यूट कराना है ऑर्डर को तो आप कब तक करा सकते हैं? 1 दिसंबर 2023 के पहले पहले करा सकते हैं। फिर जो अल्टरेशन ऑफ मेंटेनेंस है वो यहाँ पे अंडर सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है। फिर कोई भी जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट नहीं है इशू करने के लिए सिविल
फोर्सेस को डिस्पर्सल ऑफ असेंबली अंडर सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा कि वो यूज कर पाए यहाँ पे सिविल फोर्सेस को किसी भी डिस्पर्सल ऑफ असेंबली अंडर सेक्शन 129 में जो है। एक मिनट में देख लेता हूँ अच्छे से। तो ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि सेक्शन 130 ऑफ सीआरपीसी जो है आर्म फोर्सेस वो यूज किया जा सकता है डिस्पर्स करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी को। एक मिनट। तो इस वाले दो पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इसको अच्छे से बता दूंगा। मतलब ये वाला पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला इनकम्प्लीट टाइप हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्डर है मतलब अंडर सेक्शन 130 ऑफ सीआरपीसी में जो है आर्म फोर्सेस को यहाँ पे यूज किया जा सकता है डिस्पर्स करने के लिए असेंबली को, जो कि यहाँ पे मेंटेन करने के लिए है यहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी वगैरह के लिए। एक मिनट में नहीं तो चेक करके बता ही देता हूँ, थोड़ा वेट करिए। एक मिनट, हाँ एक मिनट वेट करिएगा आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ अभी के अभी। तो यहाँ पे ये पब्लिक सिक्योरिटी तक ही है, इसको यहाँ पे ये लाइन को आप रिमूव कर दीजिए, ये गलत टाइप हुआ है बीच में। फिर उसके बाद है अंडर सेक्शन जो 133 ऑफ सीआरपीसी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। फिर जो कंडीशनल ऑर्डर है फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइस पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी वो पास कौन कर सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मतलब डीएम एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। फिर अगर कोई पर्सन है अगेंस्ट whom जो भी है ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी का अगर किया गया है तो उसको अपीयर होना पड़ेगा और शो कोज करना पड़ेगा अगेंस्ट द ऑर्डर, और मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे एविडेंस ले सकते हैं इन द मैटर एज अ समन्स केस। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी पर्सन जिसके अगेंस्ट यहाँ पे 133 का ऑर्डर किया गया तो वो यहाँ पे अपीयर होगा, मतलब वो बताएगा कि क्या किस रीजन वगैरह कुछ एविडेंस वगैरह देगा, और जो मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे एविडेंस लेंगे समन केस के लिए जैसे लिए जाते हैं। फिर जो भी कंडीशनल ऑर्डर यहाँ पे 133 में किया जाता है वो उसको यहाँ पे चैलेंज नहीं किया सकता सिविल कोर्ट में। फिर एक केस था यहाँ पे मधु लिमय वर्सेस एसडीएम मोहा मोहंगर जो है मोहंगीर, हाँ मोहंगीर जो है मतलब यहाँ पे मतलब मधु लिमय वर्सेस एसडीएम मोहंगीर जो है उसमें इसमें ऐड किया गया था कि जो प्रोविजंस है चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी के इन द इंटरेस्ट ऑफ इन द पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे नॉट वायलेटिव है आर्टिकल सेक्शन 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो मतलब मधुले में वाले केस में ये बताया गया था कि जो चैप्टर 8 है यहाँ पे वो यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो ऑर्डर्स पास किया सकते हैं किए जाते हैं इसमें वो यहाँ पे वायलेटिव नहीं होते आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे जहाँ पे भी कोई पब्लिक राइट को डिनाई किया जाता है अंडर सेक्शन 137 ऑफ सीआरपीसी,
उसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड। तो सही है। फिर यहाँ पे जो प्रोसीजर है, मतलब जो एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट को अगर डिनाई किया गया तो जो सेक्शन 137 ऑफ सीआरपीसी का लगेगा। फिर जो मैजिस्ट्रेट है उसके यहाँ पे पावर है कि वो डील कर सकते हैं अर्जेंट केसेस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर का और न्यूसेंस का अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी में। तो यहाँ पे जो अर्जेंट केसेस हैं एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर एंड न्यूसेंस के, वो कहाँ पे दिए गए हैं, तो 144 ऑफ सीआरपीसी में। फिर जो गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, उसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो भी ऑर्डर है अंडर सेक्शन 144 वो अमेंडेबल है, सॉरी अमेंडेबल है टू रेट ऑफ जुरिडिक्शन वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। एक मिनट, थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें गुलाम अब्बास। तो यहाँ पे क्या होता है कि गुलाम अब्बास वाले केस में सिर्फ ये बताया गया था कि जो भी ऑर्डर है सेक्शन 144 में, वो यहाँ पे अमेनेबल हो जाएगा रिट ऑफ, मतलब अमेनेबल टू रिट जुरिडिक्शन के लिए हो जाएगा अगर कोई वॉयलेशन हुआ है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का, मतलब फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे कुछ भी वॉयलेशन वगैरह हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पे रिट वगैरह फाइल की जा सकती है इसके अंडर में। फिर जो मधु लिमय वर्सेस एसडीएम मोहनगिर जो है, तो यहाँ पे सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया था। फिर यहाँ पे क्या होता है कि किसी पब्लिक नोटिस इशू हुआ है और ऑर्डर यहाँ पे जो भी किया गया है जो प्रोहिबिट करता है कैरी करने के लिए आर्म, जो भी उनके पोजीशन में है आर्म, मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग को विथ आर्म, तो वो यहाँ पे रिमेन इन फोर्स रहेगा फॉर द पीरियड नॉट मोर देन 3 मंथ। तो यहाँ पे कोई भी जो नोटिस यहाँ पे इशू किया गया था, ऑर्डर जो प्रोहिबिट किया गया था किसी भी तरीके का आर्म्स को पोजीशन में रखने के लिए, मास ड्रिल वगैरह या मास ट्रेनिंग वगैरह को रोकने के लिए, तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, 3 मंथ के लिए रहेगा। फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स को या सर्टेन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर जो कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग और जो भी मेंबर्स हैं आर्म इन पब्लिक पीस में, जिससे प्रिजर्व कर पाए यहाँ पे पब्लिक पीस एंड सेफ्टी को और पब्लिक ऑर्डर को। फिर यहाँ पे जो नंदी राम वर्सेस चंगी राम जो है, उसमें यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे प्रोसीडिंग्स का अंडर सेक्शन 145 का is to ward off danger of breach of peace and not to determine the title। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नंदीराम वर्सेस चंदीराम वाले केस में ये बताया गया था कि जो ऑब्जेक्ट है प्रोसीडिंग सेक्शन 145 का, वो यहाँ पे केवल डेंजर और ब्रीच ऑफ पीस को रोकने के लिए है और यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करता किसी भी टाइटल को। फिर जो, एक मिनट, हाँ, फिर जो भी यहाँ पे अंडर सेक्शन 175 सॉरी 145 का जो यहाँ पे सीआरपीसी का डिस्प्यूट इमूवल प्रॉपर्टी को, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड कर सकता है क्वेश्चन ऑफ एक्चुअल पोजीशन के बारे में। मतलब जब भी यहाँ पे अगर 125 ऑफ सीआरपी, सॉरी 145 बोल रहा हूँ, 145 को बार बार गलत बोल रहा हूँ, 145 सीआरपीसी जो है, अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है इमूवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसको कौन डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा एक्चुअल पोजीशन वगैरह के बारे में। फिर जो रिवीजन है उसको फाइल किया जा सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एसडीएम जो भी है अंडर सेक्शन 145 का सब सेक्शन 6 में सीआरपीसी का इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ जो रिवीजन है उसको फाइल किया जा सकता है सेशन जज के पास। फिर सेक्शन 147 ऑफ सीआरपीसी है वो डील करता है डिस्प्यूट जो भी कंसर्निंग राइट टू यूज ऑफ लैंड एंड वाटर से रिलेटेड जो है। फिर जो पुलिस है वो यहाँ पे ट्राई करेगी प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कॉग्निजिबल ऑफेंसेस को, सेक्शन 149 में। और यहाँ पे पावर होगी अरेस्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने, मतलब यहाँ पे पावर होगी पुलिस के पास कि वो ऑर्डर कर सकते हैं
कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए जो प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 145 में। तो यहाँ पे पावर ऑफ अरेस्ट होगी कि यहाँ पे वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को कॉग्निजेबल ऑफेंस करने से रोकने के लिए, जो भी प्रोवाइडेड है सेक्शन 151 में। फिर एक केस था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें हेल्ड किया गया था कि जो पुलिस ऑफिसर है वो बाउंड टू रजिस्टर होंगे एफआईआर अपॉन रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड है उनको कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में। फिर जो एफआईआर है वो यहाँ पे होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये ओनली अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम हो सकता है, इट इन इटसेल्फ इज नॉट सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो यहाँ पे केवल एक रिपोर्ट है कमीशन ऑफ क्राइम के बारे में, और यहाँ पे कोई कुछ सफिशिएंट कोई सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। फिर जो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई टू बी एफआईआर, द इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे किसी भी तरीके का नॉट कंटेन ऑल पॉसिबल डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट, बट इट मस्ट कंटेन ऑफ डिटेल जो कि सफिशिएंट होगी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को, कि जो बिलीव लगता हो कि यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और ये इंटेंशन है इन्फॉर्मेंट की कि वो यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर की कि वो यहाँ पे केस को मेक कर दे, मतलब केस बना दे एक तरीके से। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर जो क्वालिफाई होने के लिए एफआईआर के लिए क्या होना चाहिए, तो एफआईआर होने के लिए जरूरी नहीं कि हर एक पॉसिबल डिटेल उसके अंदर हो, लेकिन उसमें केवल इतना ही सी बात होना चाहिए कि सफिशिएंट होना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि उनको लगता है कि यहाँ पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और इन्फॉर्मेंट जो है वो यहाँ पे कुछ एक्शन वगैरह चाहता होगा। और फिर जो एफआईआर है वो यहाँ पे कोई प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर एफआईआर जो है वो यहाँ पे कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और एफआईआर को यहाँ पे प्रिज्यूम डॉक्यूमेंट नहीं मानते। और एक चाइल्ड भी जो है वो लॉन्च करा सकता है एफआईआर को, और जो लुनेटिक है वो कैन लॉन्च करा सकता है एफआईआर ड्यूरिंग हिज ल्यूनेसी पीरियड। एक मिनट। तो यहाँ पे क्या होता है कि गलत थोड़ा टाइप हुआ होगा। यहाँ पे लूनेटिक जो है वो फाइल कर सकता है एफआईआर, लेकिन जब वो ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ लूसेट पीरियड, मतलब जब उसको यहाँ पे जो मतलब जैसे कोई लूनेटिक है उसको यहाँ पे एक तरीके से कभी उसका माइंड अनस्टेबल रहता है, अनफाउंड रहता है, तो वो कब लॉन्च करा पाएगा एफआईआर, जब उसका माइंड स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है। फिर जो केस रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो रजिस्टर्ड होता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, और वो किसके द्वारा होता है, तो पुलिस के द्वारा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने लगभग 174 लाइनर्स तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे।